नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पार्मस्टन जो है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। हमारा दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक इसका शासन समय था। ठीक है, 1856 से लेकर 1858 तक इसने जो है गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसके बाद जो है उसने वायसराय के रूप में कार्य किया। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? तो हमारा सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे हम जफर के नाम से जानते हैं। जफर नाम से यह कविताएं लिखा करता था। हमारा अगला प्रश्न है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, बी डी सावरकर की यह रचना है। बी डी सावरकर की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो सुनियोजित ढंग से लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में जो है अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ विद्वानों ने इसे सैनिक विद्रोह माना है, कुछ ने धार्मिक विद्रोह माना है, कुछ ने ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह माना है, कुछ ने बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध माना है, कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है। तो सबका अपना अलग अलग व्यू है। तो इसमें है, पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है स्वरूप के विषय में। तो पहला है सैनिक विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस सीले, ट्रेवलियन होम्स, सैयद अहमद खां। इन सभी की विचारधारा थी कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। और कुछ भारतीय विद्वानों जैसे सैयद अहमद खां हैं और दुर्गादास बंदोपाध्याय हैं। ठीक है, ये दो भारतीय इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने इसे बताया था कि यह जो है सैनिक विद्रोह था। इसके बाद हमारा दूसरा विकल्प है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, LER रीच। यह कथन भी सही है। LER रीच का कहना था कि 1857 का विद्रोह जो है वह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। विकल्प सी है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध। तो TR होम्स, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा है? TR होम्स ने कहा है। यह कथन भी सही है। हमारा विकल्प डी है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बेंजामिन डिज़ायली। यह कथन गलत है। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा जो है बेंजामिन डिज़ायली के द्वारा नहीं दी गई थी, बल्कि आउट्रम और टेलर ने कहा था कि यह युद्ध जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का, या यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश नेता ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। बेंजामिन डिज़ायली ने जो है 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है। उन्होंने ब्रिटिश संसद में इसके संबंध में, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटिश संसद का, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि यह एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि जो है
यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि इसमें जो है सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है, इसमें पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं और उसके लेखकों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें पहला विकल्प है द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं, यह सही है। अशोक मेहता ने अपनी इस पुस्तक में जो है 1857 के विद्रोह को जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, मतलब बेंजामिन डिज़ायर्ली, और इनका मत एक है। ठीक है। विकल्प बी है 1857 1857 यस यन सेन। तो यह कथन भी सही है, जो 1857 है 1857 पुस्तक उसके लेखक यस यन सेन हैं, और 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार यस यन सेन हैं, और यह सरकारी रचना 1857 को सरकारी रचना माना जाता है। हमारा अगला विकल्प है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 किसकी रचना है? तो यह आरसी मजूमदार की रचना है। आरसी मजूमदार जो भारत के वरिष्ठ इतिहासकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि जब 1957 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 100 वर्ष पूरे हुए, तो भारतीय सरकार ने जो है आरसी मजूमदार को जो है 1857 के विद्रोह को लिखने के लिए, लिपिबद्ध करने के लिए सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया था। लेकिन जो समिति बनी थी उससे इनका कुछ अनबन हो गया और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में सुरेंद्र नाथ सेन या सेन सेन को जो है सरकारी इतिहास लिखने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह के विषय में लिखा है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के स्वरूप के विषय में यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका आरसी मजूमदार का। किसका है? विकल्प बी, आरसी मजूमदार, आरसी रमेश चंद्र मजूमदार का यह कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। तो हमारी सही आंसर हमारा विकल्प 1857 1857 जो है सरकारी इतिहास है 1857 के विद्रोह का। ठीक ना। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा था? ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय को कहा था कि आप शीघ्र ही जो है लाल किले से हट जाओ, लाल किले पर आपका कोई अधिकार नहीं है, और अपने आप बादशाहत भी छोड़ दीजिए। जो आप बादशाह की उपाधि धारण करते हैं उसको भी छोड़ दीजिए, और आप जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हो उसको भी छोड़ दीजिए। उन सब का निर्धारण जो है अंग्रेज करेंगे। इसमें जो विकल्प ये है ऑकलैंड, तो ऑकलैंड ने भी जो है अंतिम मुगल बादशाह से जो है अपने दावे और अधिकार छोड़ने की सलाह दी थी। ठीक है। तो हमारा सही आंसर इसमें है विकल्प बी, लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब थे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, नवाब वाजिद अली शाह जो है अवध के अंतिम नवाब थे, और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था, और हेनरी लॉरेंस को वहाँ का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया था। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अवध का पहला चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? हेनरी लॉरेंस को वहाँ का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है,
अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, नाना साहेब। नाना साहेब जो है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बाद में अंग्रेजों ने जो बाजीराव द्वितीय को पेंशन मिलती थी उनको, नाना साहेब को उस पेंशन को देने से मना कर दिया, उनको वैध पुत्र मानने से मना कर दिया। इस कारण से जो है नाना साहेब ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, इनाम कमीशन का गठन किया गया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में इनाम कमीशन का गठन किया था और यह इनाम कमीशन जो है जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए बम्बई में बैठाया गया था और इस कमीशन की सिफारिशों से, ठीक है, इसने कुल लगभग 35,000 जागीरों की जांच की और 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। किस कमीशन के आधार पर? किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर? इनाम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक इतिहासकार था? तो हमारा सही आंसर है दादा भाई नौरोजी थे, आरपी दत्त थे, आरसी दत्त थे। तो विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। आर्थिक इतिहासकार दादा भाई नौरोजी, आरपी दत्त, आरसी दत्त, सभी लोग थे इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो हमारा सही आंसर है पॉवर्टी, यहाँ पे कुछ विकल्प में गलती हो गई है, यहाँ पे होना चाहिए था उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया था या धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1861 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे उपर्युक्त सभी को आप सही कर लीजिएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह दादा भाई नौरोजी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीतियों एवं परंपराओं में किए जा रहे परिवर्तन के फलस्वरूप किस राष्ट्रवादी का यह मानना था कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जात इसे 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, बाल गंगाधर तिलक का यह कहना था कि अंग्रेज या जो यूरोपीय हैं और भारतीय परंपराओं में, भारतीय रीतियों में, भारतीय धर्म में जो या भारतीय सामाजिक परंपराओं में जो सुधार की नीति अपना रहे हैं वह बर्दाश्त के बाहर है और कोई भी आत्मसम्मान युक्त जात जो है इसे 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, किसका कथन है? तो यह कथन है विकल्प डी, मेजर एडवर्ड्स का। मेजर एडवर्ड्स का इसका कहना था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। जैसा कि वीर सावरकर ने भी लिखा है कि सैनिक और असैनिक उच्च अधिकारी जो है राम और मोहम्मद को गालियां देते थे और सैनिकों को ईसाई बनने की प्रेरणा देते थे, ठीक। इसी प्रकार से एक गोपीनाथ नामक हिंदू था, बाद में वो ईसाई हो गया था और कैदी था, तो उसने बताया था कि जेल में कैदियों को प्रतिदिन एक ईसाई अध्यापक ईसाई धर्म की शिक्षा देता। मतलब भारतीय संस्कृति का जो है ईसाईकरण करना था अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। इसीलिए मेजर एडवर्ड्स ने लिखा था भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय सबसे बड़ी सैन्य कमान थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1857 के विद्रोह के समय सबसे बड़ी सैन्य कमान कौन सी थी? बंगाल जो कमान थी, ठीक है, वह सबसे बड़ी सैन्य कमान के रूप में जानी जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह हुआ था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1764 में। अगर देखा जाए तो भारतीय सिपाहियों का जो है पहला विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ था?
1764 में 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में जो है मीर कासिम के विरुद्ध, क्योंकि मीर कासिम और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, तो मीर कासिम के विरुद्ध जो है लड़ते हुए जो है, क्योंकि हेक्टर मुनरो जो है इसका सेनापति था, तो जो मुनरो की सेना थी उसकी एक बटालियन ने नवाब की सेना में, मतलब उनके विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया और नवाब की सेना में सम्मिलित हो गए, और इसमें 24 लोगों को पकड़कर उनको तोप से उड़ा दिया गया था। तो पहला विद्रोह अगर देखा जाए भारतीय सिपाहियों का तो 1764 माना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था। प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 1806 में। सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में हुआ। कहाँ पे? वेल्लोर में। ठीक है, वेल्लोर में। उस समय जो है चेन्नई का जो गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और वहाँ पे जो सैनिक थे उनको माथे पर तिलक और पगड़ी बांधने पर रोक लगाई गई, और उसकी जगह जो है एक हैट लगाया, मतलब हैट लगाने का प्रावधान किया गया। उसमें चमड़े का कुछ पंख और तुरड़ा लगा होता था, जिसमें एक अफवाह थी कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और इसको जो हवा दिया था टीपू सुल्तान के लड़कों ने, तो अंग्रेज जो है सेना ने विद्रोह कर दिया 1806 में। कहाँ पे? वेल्लोर में। हमारा अगला प्रश्न है, सेना भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में सेना भर्ती अधिनियम पारित हुआ। कब? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। और इसके अकॉर्डिंग जो यह व्यवस्था की गई कि अगर कोई सेना में सम्मिलित हो रहा है तो सेना के सभी सैनिकों को इसमें स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वे वहीं कार्य करेंगे। ठीक है, अगर समुद्र पार करके जो है कहीं युद्ध के लिए जाना है तो वहां पे इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो है इसके खिलाफ भी जो है बाद में विद्रोह भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग। इसके पहले जो ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था और बाद में न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, और इसमें जो कारतूस होती थी उसका जो ऊपरी भाग होता था उसको मुंह से काटना पड़ता था, और उसी में अफवाह फैली थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, और 29 मार्च 1857 को जो है उन्होंने विद्रोह किया था। उनकी छावनी कौन सी थी? कहाँ पे किया था? कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बैरकपुर छावनी में मुर्शिदाबाद के पास थी। अपने साथियों के साथ जो विद्रोह कर दिया, और जो लेफ्टिनेंट बाग थे उनकी हत्या कर दिया। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया, और एक सार्जेंट ह्यूसन थे उनको गोली मार दिया। बाद में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया और पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तभी मैंने ऊपर बताया है विकल्प मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो अभी मैंने ऊपर इसके संबंध में चर्चा किया है। विकल्प बी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया।
ठीक है, यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उनके ऊपर सजा, उनको जब सजा दी गई तो जो और तैनात सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और वह आगे बढ़ गए। ठीक है, और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसमें जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट बिलोबी था, जो शस्त्रागार का कार्यवाहक था, वह कुछ कर नहीं पाया। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है, रंगून में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पे निर्वासित कर दिया गया, रंगून में निर्वासित कर दिया गया था और उसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था और 1862 में रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई। हमारा अगला 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब कहाँ पे थे, तो हमारा सही आंसर विकल्प है, दिल्ली में। 1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब कहाँ पे थे, दिल्ली में थे, क्योंकि वो जो है बहादुर शाह जफर के मित्र भी थे। और उन्होंने लिखा है कि मिर्जा गालिब ने, मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। यह किसका कथन है, यह आपका मिर्जा गालिब का कथन है। और बहादुर शाह द्वितीय को जो गिरफ्तार कराने में उसके ही एक रिश्तेदार की मुख्य भूमिका थी, उसका नाम था इलाही बख्श, इलाही बख्श। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों पर चर्चा की और यह वीडियो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी सोशल साइंस, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।